सोशल मीडिया पर किसी को कुछ भेजना कहीं आपको 5 साल की जेल न करा दे तो रुकिए, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में यूपीएसआई में आने वाले आईटी एक्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजी लॉकर का क्या प्रयोग है। ये वीडियो पूरा देखना, डेफिनेटली आपको इससे बहुत फायदा होगा और ये सारे क्वेश्चंस आप बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आईटी एक्ट 2000, तो इस एक्ट का क्या पर्पज है? तो मेनली अगर आप ये देखें कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको क्या मान्यता प्राप्त है। जैसे डिजी लॉकर का प्रयोग किया जाता है तो जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं क्या वो डॉक्यूमेंट्स लीगल हैं? तो आईटी एक्ट उनको प्रोटेक्शन देता है। तो आईटी एक्ट का जो पर्पज है वो मेन होता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को लीगल मान्यता देना और साथ ही जो डिजिटल सिग्नेचर है उनको लीगल मान्यता देना और साइबर क्राइम को कंट्रोल करना। ये इसका मेन काम है या मेन पर्पज होता है इस एक्ट का। इस एक्ट को कब बनाया गया? सन 2000 में बनाया गया और इसको पूरे भारत में लागू किया गया। अब इसमें संशोधन की बात करें तो इसमें जो मेजर संशोधन है वो 2008 में या 2008 में किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस की, जहां से हर हाल में क्वेश्चंस बन सकते हैं या पहले बने हैं, तो उन पर चलते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शंस यहां पर देखिए, सेक्शंस लिखी है, यहां पर ऑफेंस लिखा है, इधर की पॉइंट लिखे हैं। तो बहुत ही क्रिस्पी नोट्स के रूप में समझ सकते हैं इसको। चलिए, तो सेक्शन 43 क्या है? तो सेक्शन 43 है अनऑथराइज्ड एक्सेस या फिर डेटा डैमेज। तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से छेड़छाड़ करना, जैसे कि डेटा को कॉपी कर लेना या उसमें वायरस डाल लेना या किसी तरीके से कोई फाइल को करप्ट कर देना, ये सब जो है ये अनऑथराइज्ड एक्सेस के अंतर्गत और डेटा डैमेज के अंतर्गत आते हैं। ये आईटी एक्ट की धारा 43 में है। आईटी एक्ट की जो अगली मेजर धारा है या इंपॉर्टेंट धारा है जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो 65 है। तो 65 ये क्या है? ये सोर्स कोड टेम्परिंग करना है, यानी कि जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसमें जो एविडेंस होते हैं उनको डिलीट कर देना, एक तरीके से जो साक्ष्य हैं उनके साथ छेड़छाड़ करना, ये आईटी एक्ट की धारा 65 में आता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी धाराएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो 65 में सोर्स कोड टेम्पर करना या फिर एविडेंस को डिलीट कर देना। इधर ये की पॉइंट्स जो है ना ये आप याद रखेंगे तो आपको सेक्शन याद रह जाएगी। 65 में एविडेंस डिलीट कर देना। धारा 66 ये 43 का एक क्रिमिनल रूप है। इसमें कंप्यूटर से संबंधित जो अपराध है उनका पनिशमेंट दिया गया है। तो इसमें जैसे सिस्टम से छेड़छाड़ करना, डेटा को निकाल लेना या डेटा को कॉपी कर लेते हैं, वायरस भर देते हैं सिस्टम में या फिर नेटवर्क को तोड़ देना, ये इनके लिए यहाँ पर जो भी अपराध हो सकते हैं। या फिर जो 66 है उसमें जुर्माने के बारे में 3 साल से लेकर के 5 साल की जो है सजा इसमें हो सकती है या फिर दोनों हो सकती है। 66B ए को अभी बाद में देखेंगे। तो 66B क्या कहता है? बाइंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्सेज, तो चोरी के कंप्यूटर रिसोर्सेज जो है वो खरीद लेना, जैसे चोरी का जो कंप्यूटर का सामान है उसको खरीदना, ये धारा 66B में आता है भाई। धारा 66B में आता है। धारा 66C इसमें आइडेंटिटी थेफ्ट होता है या फिर हम कहें पासवर्ड या आईडी का मिसयूज होता है। जैसे कोई पुलिसकर्मी है या फिर कोई लोक सेवक है, अधिकारी है, वो अपनी या किसी दूसरे की आईडी का गलत प्रयोग करता है, पासवर्ड का गलत प्रयोग करता है, तो वो एक तरीके का क्रिमिनल ऑफेंस है या फिर हम साइबर अपराध में आएगा। और ये धारा 66 के सी में आता है। आइडेंटिटी का थेफ्ट करना, चोरी करना, किसी का पासवर्ड चुरा लेना, तो ये भी एक तरीके का क्राइम होता है। धारा 66D ये ऑनलाइन चीटिंग का आता है। मान लीजिए किसी ने किसी के नाम से फेक आईडी बनाई या फिर किसी को बताया कि भाई मैं इस कंपनी से हूं या फिर किसी दूसरे के नाम पर ठगी कर लेना, तो वो धारा 66 के डी में आता है। जैसे कि किसी को ओटीपी भेजकर स्कैम करना, तो जो फ्रॉड होते हैं ऑनलाइन फ्रॉड, ये अगर आपसे पूछे ऑनलाइन फ्रॉड किस धारा में है तो आप कहेंगे 66 के डी में है। 66 का ई इसमें प्राइवेसी वोलेशन आता है। तो जैसे किसी व्यक्ति को कोई प्राइवेट फोटो जो है उसका वो लीक कर देना या वीडियो लीक कर देना, तो ये धारा 66 के ई में आता है। इसी में ध्यान रखिए, धारा 66 ई में ही जो है साइबर स्टॉकिंग भी आता है। जैसे मान लीजिए किसी महिला को मैसेज भेजकर परेशान करना या उसको जो है बार बार किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप से जैसे ईमेल कर या फिर कुछ
उसके फोटोज या फिर वीडियोज को लीक करना, ये जो क्राइम है ये आपका 66 के ई में आता है भाई। प्राइवेसी वोलेशन, प्राइवेट फोटो वीडियो को लीक कर देना, या फिर हम कहें साइबर स्टोकिंग जो है वो 66 के ई में आता है। 67 जो है 67, ये अश्लील सामग्री को प्रसारित करना होता है। इसमें 3 साल की सजा और 5 लाख तक जुर्माना हो सकता है, अश्लील कंटेंट को पब्लिश करना। और 67A ये सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट होता है, अडल्ट मटेरियल होता है। इन दोनों में डिफरेंस समझिए। मान लीजिए आपसे 67 की बात कर रहा है, तो 67 ऑब्सीन कंटेंट के बारे में आता है, इसमें न्यूड फोटो हो सकता है या कोई वीडियो हो सकता है। लेकिन अगर हम कहें सेक्सुअली एक्सप्लिसिट है, यानी एक तरीके से उस एक्ट को करते हुए दिखाई देना, जो पोर्न वीडियोज होती है, वो सब 67A में आता है। और उस तरह के कोई भी न्यूड फोटोज या फिर उस तरह का कोई भी ऐसा कंटेंट जो कि उत्तेजना पैदा करता हो या फिर किसी तरीके से सेक्सुअली एक्साइट कर देता हो, तो वो 67 में आ जाएगा। और वो एक्ट को दिखा देना, जैसे कोई वीडियो इस तरह की है, तो वो 67 में आता है। पब्लिश करना, किसी को भेजना, ये एक तरह का क्राइम होता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया भाई। 67B ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट धारा है, ध्यान रखेंगे, और कई बार एग्जाम में आई भी है। तो 67 के बी में चाइल्ड पोर्नोग्राफी आती है, ये चाइल्ड सेफ्टी के लिए है। इसमें भी जो है 7 साल तक सजा हो सकती है। अगर हम कहें 69, तो इसमें गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग होती है, यानी गवर्नमेंट को पावर दी गई है, वो जैसे किसी लीगल कारण पर अकाउंट्स है या फिर जो ऑनलाइन सोर्सेज है उनको मॉनिटर कर सकती है। सेक्शन 70 ये भी गवर्नमेंट पावर से संबंधित है। तो गवर्नमेंट का जो प्रोटेक्टेड सिस्टम या नेटवर्क होता है वो धारा 70 में आता है। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 69 में गवर्नमेंट को मॉनिटर करने की स्वतंत्रता होती है, शक्ति होती है। और 70 में गवर्नमेंट का जो सिस्टम होता है, प्रोटेक्टेड सिस्टम के बारे में, नेटवर्क के बारे में, वो 70 में आता है। जो उनके भी नेटवर्क सोर्सेज होते हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ करता है, वेबसाइट से कोई छेड़छाड़ करता है, तो वो एक तरह का क्राइम माना जाएगा, और उसमें पावर दी गई है 70 में। इंपोर्टेंट है भाई ये भी। 72 जैसे किसी व्यक्ति की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो लीक न हो, जैसे कोई पुलिसकर्मी है और वो किसी व्यक्ति के बारे में जैसे हम कहते हैं ऑनलाइन उसकी कॉल डिटेल्स निकालना, मैसेज चैट पढ़ना है, कुछ और उस तरीके का इंफॉर्मेशन गैदर करना, मतलब डेटा लीक करना किसी का, तो ये लोग अधिकारी के द्वारा भी हो सकता है, मतलब वैसे भी। तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा लीक करना, धारा 72 इंपोर्टेंट है। अब जो एक्स्ट्रा या सुपर इंपोर्टेंट चीज है उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे धारा 66A ये कई बार आ चुका है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी इनवैलिड कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। ये 2015 में एक श्रेया संगल केस हुआ था। उसमें क्या था कि किसी लड़की ने ऑनलाइन किसी की पोस्ट पर कुछ कमेंट कर दी थी महाराष्ट्र में, तो उस पर फिर जुर्माना लगाया, उसको पकड़ लिया गया पुलिस द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया था और इसमें मनुष्य की जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनका सीधा सीधा हनन बताया गया था। तो इस आधार पर ये 66A को कंप्लीटली इनवैलिड कर दिया गया है। कब से? 2015 से। अब देखिए भाई, जैसे साइबर अपराध से संबंधित कुछ क्राइम होते हैं, किसी का फ्रॉड होता है, तो उसके जो अपील का सिस्टम है उसके लिए एक साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है, यानी कि साइबर अपीलीय अधिकरण। तो ये जो अधिकरण है ये एक तरह का न्यायिक व्यवस्था की गई है जो आईटी एक्ट के तहत पावर प्राप्त करता है। तो इसका जो चेयरपर्सन होता है वो हाई कोर्ट के जज की योग्यता रखने वाले व्यक्ति होते हैं। अब बात करते हैं बीएनएस में ऑनलाइन फ्रॉड के लिए धारा 318 है, जो पहले आईपीसी में 420 हुआ करती थी। कहते थे ना किसी ने किसी के साथ कुछ गलत किया तो कहते 420 कर दी, तो 420 पहले आईपीसी में थी, अभी धारा 318 है। तो ये ध्यान रखना है, ऑनलाइन फ्रॉड जब होता है किसी के साथ में, जो हम बात कर रहे थे कि जैसे 66 का मान ली डी किसी के साथ है, किसी के साथ ओटीपी भेज कर कुछ भी फ्रॉड कर दिया, तो उस कंडीशन में बीएनएस की धारा 318 भी लगाई जा सकती है। अब बात करते हैं धारा 319। तो इसमें क्या होता है? प्रतिरूपण द्वारा किसी के साथ छल करना, कि किसी और को कुछ और दिखा करके, जैसे कहते हैं भाई कंपनी बनकर, कोई बैंक बनकर, कोई अधिकारी बनकर इसको छल लेना, तो ये धारा 319 आता है। तो अभी अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पर, जैसे
किसी की आइडेंटिटी थेफ्ट की अगर बात कर रहे थे तो वो 66 का सी होता है। और यहाँ पर जैसे 319 में क्या है, प्रतिरूपण द्वारा छल करना। बीएनएस की धारा 74 ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होता है, किसी स्त्री की लज्जा को भंग करना। जैसे मान लीजिए किसी महिला को किसी अश्लील कंटेंट के द्वारा या किसी हरकत के द्वारा उसकी जो लज्जा है उसको भंग कर दे, मतलब उसको असहज कर दे, और जिससे उसकी जो छवि है वो धूमिल हो, तो उस कंडीशन में धारा 74 लगेगी। और साथ में जो धारा 66E है ये भी लगाई जाएगी। अगर किसी महिला के साथ ऑनलाइन भी ऐसा होता है तो दोनों धारा 66E और धारा 74 लगाई जाएगी बीएनएस की। तो दोनों कंडीशन में ध्यान रखेंगे आप। अगला है बीएनएस की धारा 336 और 340। तो जो बीएनएस की धारा 336 है इसमें जालसाजी के बारे में आता है, जिसके लिए जो है कोई नकली डॉक्यूमेंट बना दिया तो धारा कौन सी लगेगी, 336 लगेगी। और उस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल भी कर लिया तो धारा 340 लगेगी। तो जालसाजी वाली धारा जो है वो 336 है और उसका ये जो इस्तेमाल करना वो 340 आ जाता है, मतलब फ्रॉड दस्तावेज बना देना। तो ये इंपोर्टेंट धाराएं हमने पढ़ी है। इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं आप, अगर समझ में नहीं आया कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगली जो रिवीजन बूस्टर वीडियो है वो बहुत ही जल्द मिलेगी आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।